हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आलोक सिंह। आज मैं आपको ठोस अवस्था का पार्ट 3 लेकर आया हूँ, जहाँ के हम पढ़ेंगे क्या, क्रिस्टल जालक एवं एकक कोष्टिका के बारे में। किस बारे में पढ़ेंगे? क्रिस्टल जालक, या उसका बोल सकते हो क्रिस्टलीय जालक, और एकक कोष्टिका के बारे में इस वीडियो में हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक है ना। इसके पहले 2 वीडियो मैंने बना रखा है। पहले वाले वीडियो में हमने बनाया था क्या, ठोस क्या होता है, उसका गुण, और ठोस कितने प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अगर आप नहीं देखे उस वीडियो को, प्लीज़ जा करके देखिएगा, तो ये सब वीडियो समझने में और आसानी होगी। सेकेंड पार्ट में मैंने बताया क्या था कि क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हमने बताया क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजक ठोस और आणविक ठोस। सेकेंड वीडियो में इसके बारे में मैंने बता रखा, वहाँ मैंने हीरा और ग्रेफाइट के बारे में भी बता रखा है। सेकेंड वीडियो में यहाँ तक पढ़ाए थे। और आज का जो टॉपिक है ना, तीसरा जो वीडियो हम लोग पढ़ने वाले, क्रिस्टलीय जालक एवं एकक कोष्टिका। तो क्रिस्टलीय जालक कहते किसको, उसको समझने से पहले एक एग्जाम्पल आपको लेके चलता हूँ। बात बोर्ड पे लिखा हुआ है, हम पहले लिखते हैं ताकि थोड़ा सा हम लोग का टाइम बचे। एक बात ध्यान से देखिए, या देखा भी होगा, जब किसी घर में टाइल्स वगैरह बिछता है ना, तो एक पैटर्न में बिछाया जाता है ताकि एक आकृति उभर के बाहर आए। ठीक है, मान लो जो टाइल्स मिस्त्री है वो किसी एक किनारे पर एक टाइल्स को लगाता है। ठीक है, फिर कोशिश ये करता है कि वो एक बराबर टाइल्स लगे, और जब एक बराबर टाइल्स लगता होगा ना, तो कभी टाइल्स को बिछाने में एक ज्यामिति निखर के आती है, या हो सकता है कि बीच में एक कोई चित्र अच्छा से उभर के आता है। अब आप मन में सोच सर ये आप बात क्यों बता रहे हैं, बात को यहाँ से लिंक करेंगे। कहने का मतलब क्या था, जब वो एक टाइल्स लगाया तो वो एकक कोष्टिका का काम कर दिया, एकक कोष्टिका का काम कर दिया। और जब एक ही टाइल्स को या एक ही प्रकार के टाइल्स को पूरे कमरे में बिछा दिए, तो उसको हम लोग बोल दिए क्रिस्टलीय जालक बोल सकते हैं। क्या बोला मैंने? जब एक टाइल्स को रखा है ना, तो वो एक सेल है, एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन हम उसी पार्ट को बार बार रिपीट करेंगे तो पूरे कमरे में एक पैटर्न बन जाएगा। ठीक है ना। उस पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टल जालक या क्रिस्टलीय जालक कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? एक टाइल्स जो था उसको एक कोष्टिका मान लो, अब उसी कोष्टिका को बार बार रिपीट करेंगे ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्रिस्टलीय जालक बोलेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा क्या चलने वाला है। क्रिस्टल जालक का मतलब क्या होता है? किसी क्रिस्टलीय ठोस के, किसी क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी, अवयवी मतलब कणों की बात कर रहे हैं जिससे वो बना होगा, किसी क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कणों की त्रिविमीय, त्रिविमीय का मतलब कहता है 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, 3 डायमेंशनल, उसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो। क्या बोला मैंने? किसी क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कणों की त्रिविमीय में नियमित व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। इसको और आसान कर देते हैं, जब हम कणों को 3 डायमेंशनल में सजा देते हैं ना, जब कणों को 3 डायमेंशन में सजा देते हैं, 3 डायमेंशन मतलब लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो, उस अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं बताओ? क्रिस्टल जालक या क्रिस्टलीय जालक कहते हैं। क्या बोला मैंने? कणों की त्रिविमीय सजावट को, कणों की त्रिविमीय सजावट को क्रिस्टलीय जालक कहते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? एग्जाम्पल एक और ले लेते बता रहा, मैंने टाइल्स का एग्जाम्पल बोला, एक टाइल्स लगा है, उसको सजाते चल जाओ एक पैटर्न में, तो हमें एक ज्यामिति मिल जाएगी, एक ज्योमेट्री मिलेगा। ठीक, एक और एग्जाम्पल दे रहा, आप कभी मिठाई की दुकान पर जाइएगा, ट्रे देखा है, ट्रे, उस ट्रे में ना मान लो एक लड्डू रखा हुआ, तो एक लड्डू कैसा बिहेव करेगा, एक
सेल की तरह, एक कोशिका की तरह काम करेगा, एक कण की तरह काम करेगा, एक परमाणु की तरह काम करेगा, एक अणु की तरह काम, कोई भी एक कण मान लो। जब उस लड्डू को एक पूरी लाइन में सजाएंगे तो एक लड्डू था, एक कण था, उस लड्डू को एक लाइन में सजा दो तो उसमें मैंने सिर्फ लंबाई दिया है ना। इसको ऐसे समझ लो, ब्लू वाले से बनाते हैं ऐसे। अभी एक कण है, एक कण और सजाओ, दूसरा कण, तीसरा कण, चौथा कण। तो अभी एक सिर्फ एक दिशा में, यानी इसको बोलेंगे एक विमा। अब ट्रे समझ में आ रहा है? ट्रे लड्डू देखा होगा, एक लाइन बिछाया, अब पूरे में बिछाएगा तो ये दूसरा लाइन, अब क्या हुआ, आपका पूरा ट्रे भर गया लड्डू से। तो ये 2 डायमेंशन में हो गया। कैसे? एक्स एक्सेस मान लो इसको और इसको वाई एक्सेस मान लो, यानी कि पहला परत। अब क्या करता है, उसके ऊपर फिर से रखता है, हाँ या ना। अब उसमें ऊंचाई आने लगा कि नहीं आया, बताओ? ऊंचाई आ गया। जो संरचना मिलेगा ना बाबू, उसी को तो कहते हैं क्रिस्टलीय जालक। कणों की त्रिविमीय सजावट। वहां पे लड्डू कैसा बिहेव करे बताओ? कण की तरह काम कर रहा है। बात पकड़ में आ रहा है ना? कणों की त्रिविमीय सजावट को हम लोग क्या कहते हैं बताओ? क्रिस्टल जालक कहते हैं। ठीक है ना? तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, ये तो 2 डायमेंशन में हुआ है, हमें चाहिए 3 डायमेंशन में। अब एक बात बताओ, 3 डायमेंशन कब होगा बताओ? अब इसको जब इसके ऊपर एक और यहां से रख दे, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके रखते चले जा, बाद में छोटा सा ऐसे कर दे रहा हूं। जब मैं इनको इसके ऊपर रखूंगा, समझ में आ रहा है कि नहीं यार? ये तुम्हारा प्रथम परत हो गया, फर्स्ट लेयर। और ये कौन सा है बताओ? सेकेंड लेयर। ऊंचाई आने लगेगा ना, तो यहां से जो संरचना मिलेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीय जालक कहते हैं। बात समझ में आ गया? पक्का? चलिए अब आगे बात करते हैं। क्या लिखा दोबारा पढ़? किसी क्रिस्टलीय ठोस, कोई भी क्रिस्टलीय ठोस होगा ना, किसी क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कणों की त्रिविमीय सजावट को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टल जालक कहते हैं। बात अब तो समझ में आ ही गया होगा ना। अब इसके कुछ लक्षण होते हैं जिसको कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। तो क्रिस्टलीय जालक के अभिलक्षण, अभिलक्षण क्या पढ़ लेते हैं, ये एग्जाम में पूछ सकता है 2 मार्क्स के अंदर। क्रिस्टलीय जालक किसे कहते हैं और क्रिस्टलीय जालक का आप अभिलक्षण लिखें। तो देखिए क्रिस्टलीय जालक का अभिलक्षण क्या है? जालक में प्रत्येक बिंदु एक अवयवी कण है। जो भी संरचना बनेगा ना, उसका हर एक बिंदु, आपसे मतलब लड्डू, हर एक लड्डू क्या है? एक कण है। बिना कण का संरचना बनेगा नहीं। तो वो कण क्या हो सकता है बताओ? तो वही लिखा है, जालक में जो जाल तैयार होगा ना, जो संरचनाएं बनेंगी, किससे बनेगा? कण से ही तो बनेगा। वही बात बोल रहा है। तो जालक में प्रत्येक बिंदु, अब यहाँ पे कण को बिंदु से सूचित किया था, इसलिए यहाँ पे बिंदु का नाम लिया जा रहा है। किससे सूचित किया जाए बताओ? बिंदु। एक संरचना में बनाऊंगा अभी, रुक जाइएगा और क्लियर करूंगा। जालक में प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु या जालक स्थल कहलाता है। आपको एक एग्जाम्पल समझा ही देते हैं, इसको मिटा देते हैं, आप समझिएगा। देखिए यहां अभी बना कैसे होगा वही दिखा रहे हैं। ये भी बना कैसे होगा समझ लो। अब बाबू आपको एकदम साफ साफ समझ आ जाएगा। एक काम करो, इनके सेंटर को जोड़ दो, इनके सेंटर को जोड़ दो,
अब देखो गौर से, जब मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूंगा ना, जब मैं मान लो 4 कण यहां नीचे और 4 ऊपर रखते तो एक ऊंचाई आ जाएगा। तो 4 नीचे, तो 4 नीचे कौन सा बताओ, ये 4 बिंदु, और 4 ऊपर यानी ये वाला 4 बिंदु। यानी कण को यहां पर कैसे सूचित किया गया बताओ, बिंदु से। किससे सूचित किया गया बताओ, बिंदु से। अब बताओ 4 ये और 4 ये मिलकर कौन सा ज्यामिति बना रहे बताओ, घन की ज्यामिति बना रहे। किसकी बना रहे, घन की ज्यामिति बना रहे। यही बात हमको सीखना है, ठीक है ना। तो जब कणों को एक पैटर्न में रखेंगे तो एक जाल बनेगा, और वो जो जिस चीज से बना है उसको हम लोग बिंदु से सूचित कर रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज यहाँ लिखा है, जालक में प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु या जालक स्थल कहलाता है, ठीक है ना। अब अगले का, क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु, क्रिस्टल जालक का हर एक जो बिंदु है ना, जो बिंदु एक अवयवी कण है। क्या है, एक कण है। वो कण क्या हो सकता है बताओ, अणु, परमाणु या आयन हो सकता है, जो कि सेकंड पॉइंट में ही लिखा हुआ देख लो। क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु एक अवयवी कण है और वो परमाणु, अणु या आयन हो सकता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या लिखा है, जालक बिंदुओं को सीधी रेखाओं से जोड़ा जाता है। जितना बिंदु है ना, देखो मैंने सीधी रेखा से जोड़ा है। तो जालक बिंदुओं को सीधी रेखा से जोड़ा जाता है, जिससे कि एक निश्चित ज्यामिति उभर के आती है। जब उसको जोड़ेंगे ना तो एक अच्छा खासा ज्योमेट्री यानी कि संरचना उभर के आता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और उस संरचना को हम लोग बोलते हैं जालक बोलते हैं। संरचना कुछ भी हो सकता है, घन हो सकता है, घनाभ हो सकता है यानी क्यूब हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है, क्या बोल सकते हैं, हेक्सागोनल यानी कि षष्ठकोणीय हो सकता है, ठीक है ना। तो कई प्रकार के हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको जालक, क्रिस्टलीय जालक क्या होता है समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको मिटाई में थोड़ा सा और एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूँगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। आइए आगे दिखाते हैं आपको क्रिस्टल जालकीय कैसे बन सकते हैं। मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। देखो बाबू, एक बात आपको बता दें, मूल रूप से 7 प्रकार के क्रिस्टलीय तंत्र होते। कितने? 7 प्रकार के। और हमें जो पढ़ना है अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, हमारे सिलेबस, वो हमें से पढ़ना है घन के बारे में। किस बारे में पढ़ना है? घन के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। समझा देते कैसे, देख लो बाबू, अब आराम से समझो। ये एक कण है, बात समझ पा रहे हो? ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। ये दूसरा परत है, ये चैप्टर थोड़ा सा काल्पनिक है, इसको फर्स्ट लेयर मानिएगा और इसको आप सेकेंड लेयर मानिएगा। मैंने कण गोल गोल घेरा है, अब इसको बिंदु की तरह समझिए, बिंदु की तरह। ये कण है, ये आयन, ये परमाणु, ये अणु, कुछ कुछ। अब इसको इसके ऊपर उठा कर रखिए तो त्रिविमा आ जाएगा। अरे क्या लंबा, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। अभी उसको रखेंगे तो ऊंचाई नहीं आ जाएगा जेड एक्सिस, तो त्रिविमा हो जाएगा। संरचना कैसे बनेगा समझिएगा। अब इन चारों को हम अलग से छांट लेते हैं, ठीक है। फिर इन चारों को ले लो, फिर ये चारों को ले लो, फिर ऊपर वाले चारों ले लो, फिर ये चार ले लो, फिर ये चार ले लो। कुल मिला के अगर हम सिर्फ इनकी बात करें ना, जब इनको उठा के यहाँ रखेंगे ना, इसको भी घेर लो, ये चार ले लो। अब बोलोगे सर अब 4 ही 4 क्यों ले रहे बताइए। तो बाबू हमारे सिलेबस में क्या है, घन ना है, तो खाली घन की बात करेंगे। अब हम जब इनको इसके ऊपर उठा के रखेंगे ना बाबू, इसके ऊपर उठा के रखेंगे तो हमें घन का एकदम जाल मिल जाएगा, एकदम घने घन दिखेगा। तो देखो अलग से बना दे रहे हैं। एक यहां से बनेगा, मान लो नीचे रख, ये 4 मिलके ये बनाता है। नंबरिंग कर दे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये चारों मिलके एक घन बनाएगा। फिर इसके ये भी तो चारों मिलके वो घन बनाएगा बगल में, फिर ये भी 4 मिलके घन बनाएगा,
फिर ये भी एक घन बनाएगा, ये भी जब इसके ऊपर रखेंगे ना बाबू तो कई घन बनेगा, हम लोग को 6 ठो घन मिलेगा। फिलहाल इसकी बात करें तो 1 2 3 4 5 6 ठो तो घन पक्का मिलेगा, है कि नहीं। तो इस अच्छा एगो ही बनाया ना, एक ठो बनाया ना, ये एक भाग को हम बोलेंगे एकक कोष्टिका। क्या बोलेंगे इसको? एकक, अकेले है। अब इसी चीज को रिपीट करते चले जाओ। अच्छा जो यहाँ पे कणों की संख्या है ना, ये अनंत है, अनंत। ये पूरा फैला होगा बोर्ड पे, मान लो अनंत है, तो हमें अनंत घन मिलेंगे। ठीक है, ये एक घन है, एक और बनाएंगे, फिर एक और बनाएंगे, फिर एक ऊपर, एक इधर, एक नीचे, एक दाएं, पूरा। तो हमें क्या मिलेगा? घन का पूरा एक नेटवर्क मिल जाएगा, जाल मिल जाएगा। हाँ यार, अब देखो ना कई को, 1 2 3, एक जाल जैसा नहीं दिख रहा है? देखो तो जाल जैसे दिख रहा होगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय जालक। अब देखो गौर से, हम इसको एक स्ट्रेट लाइन से जोड़े, सीधी रेखा से जोड़े, बात को समझ, कोई दिक्कत नहीं है। ये है क्रिस्टलीय जालक। क्रिस्टलीय जालक का हर एक बिंदु, ये जो हम दिख रहा है ना, ये बाबू ये सब दिख रहा है ना, ये बिंदु है। एक्चुअली में ये बिंदु भी नहीं है, पता है क्या है? एक्चुअली में बिंदु से सूचित किया जा रहा है, ये कण है, आयन, अणु, परमाणु हो सकते हैं। ठीक है ना। आपको पता है कोई भी हम ठोस पदार्थ देखते हैं उसका कुछ ना कुछ संरचना होता है, फिक्स है। अगर कोई गोल दिख रहा है तो कणों से गोलीय है। अगर कोई आयताकार दिख रहा है, मतलब घन जैसा दिख रहा है, तो उसका कणों के साथ घन जैसा ही हुआ, घन जैसा पैक किया गया उसको। आगे समझ में ना। तो ये है क्रिस्टलीय जालक। अब इसके एक भाग को हम लोग क्या कहते हैं? एकक कोष्टिका कहते हैं। ठीक है ना। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या एकक कोष्टिका किससे कहते हैं। क्रिस्टल जालक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको बताते हैं क्या कि मूल क्रिस्टल तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। मूल क्रिस्टल तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 7। आपको मैंने बताया क्रिस्टलीय जालक के एक छोटे से भाग को हम क्या कहते हैं? एकक कोष्टिका कहते हैं। क्या कहते हैं? एकक कोष्टिका कह सकते हैं। ठीक है ना। आप देखिए आगे बढ़ते हैं, क्या लिखे बताओ? एकक कोष्टिका, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं यूनिट सेल। क्या कहते हैं? यूनिट सेल कहते हैं एकक कोष्टिका को। इसकी परिभाषा क्या होगा? क्या बोला? क्रिस्टलीय जालक के एक छोटे से भाग को, क्रिस्टलीय जालक के एक छोटे से भाग को एकक कोष्टिका कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्रिस्टल जालक के एक छोटे से भाग को हम लोग क्या कहते हैं? एकक कोष्टिका कहते हैं। ठीक है। अब इसके भी कुछ गुण होते हैं। एकक कोष्टिका के गुण, अभिलक्षणिक गुण या खाली गुण लिख दो। ठीक है। अब क्या है उसको एक एक करके पढ़ते हैं। आप पहले इतने लिख लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। देखो क्या कहते हैं, इसका गुण क्या कह रहा है? एकक कोष्टिका के गुण क्या है? पहला पॉइंट समझ सकते हैं। अच्छा, जो कण है ना, लिख समझते हैं, इसके तीनों विमाएं, इसके तीनों विमाएं परस्पर लंबवत हो भी सकती है और नहीं भी। परस्पर लंबवत हो भी सकती है और नहीं भी। सेकंड पॉइंट क्या? इसमें कुल 6 पैरामीटर होते हैं। कितने पैरामीटर होते बताओ? 6 पैरामीटर होते हैं। ठीक है। आपको हम समझाते हैं कैसे कि लंबवत हो सकते हैं, नहीं हो सकते, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले बात समझो, क्रिस्टल जालक के एक छोटे से भाग को हम लोग एकक कोष्टिका कहते हैं। इसका गुण क्या कह रहे बताओ? इसकी तीनों विमाएं परस्पर लंबवत हो भी सकती है,
हो भी सकती है और नहीं भी। इसमें कुल 6 पैरामीटर होता है। अब वो पैरामीटर कौन कौन सा है अभी आपको समझा देते हैं। देखो कैसे, हमारे स्लेश में कौन है, घन, लेकिन आपको एक एग्जांपल और बता के चलेंगे। अब यहां आप देख रहे हो क्या, घन दिख रहा है, बहुत सुंदर दिख रहा होगा, साफ साफ, हाँ बिल्कुल। चलिए ये बताओ, इसमें इसको आप एक्स एक्सिस मान सकते हो, एक्स एक्सिस बड़ा सा लिख दे, इसको आप एक्स एक्सिस मान लो, मान लिए, इसको आप वाई एक्सिस मान लो, इसको एक्स एक्सिस, इसको मैं बड़ा करके थोड़ा सा अलग से लिख दे रहा हूं, एक्स एक्सिस मान सकते हैं, और ये वाई, और ये हमारा क्या हो जाएगा बताओ, जेड एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, एक्स वाई और जेड एक्सिस। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये तीनों विमाएं परस्पर लंबवत है? हाँ बिल्कुल लंबवत है। अब आप सबको पता होगा कि घन में भुजाएं बराबर होती है, यानी यहां पर जो भुजा की भुजा है, भुजा मतलब किनार, भुजा किसको क्या करें मतलब ए, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ये जो लंबाई है इसको ए मान लो और इसको सी मान लो, तो ए बी सी। भुजा की लंबाई क्या है, ए बी या सी। और आप सबको पता घन में भुजा की लंबाई ए बराबर बी बराबर सी होता है, ए बराबर बी बराबर सी होता है, कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है, बढ़िया है। अब मुझे एक बात बताओ, ये ए और सी मिलकर के, ए और सी मिलकर के एक कोण बनाएगा क्या? तो इसको तुम अल्फा कह दो। और ए और बी मिलके कोण बनाएगा क्या? उसको तुम बीटा कह दो। और बी और सी मिलके कोई कोण बनाएगा तो उसको क्या कह दो? इसको बीटा कह दो और इसको क्या कह दो? गामा कह दो। तो ए और बी, ए और सी मिलके जो कोण बनाएगा उसको अल्फा कह दो, ए और बी मिलके जो बनाएगा उसको बीटा कह दो, और सी और बी मिलके जो बनाएगा उसको गामा कह दो। यानी यहाँ लिख देना है क्या, ए सी जो कोण बनाएगा उसको अल्फा कहेंगे, ए बी जो कोण बनाएगा उसको बीटा कहेंगे, और बी सी जो कोण बनाएगा उसको गामा कहेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, इसमें हम कुल कितने पैरामीटर का यूज किए बाबू? कुल कितना पैरामीटर बताओ? 6 पैरामीटर। कौन कौन सा है भाई? वो पैरामीटर कौन कौन सा है? ए बी सी अल्फा बीटा गामा। तो एकक कोष्टिका में कुल कितने पैरामीटर बताओ? 6 पैरामीटर है। क्या है? 6 पैरामीटर है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं बताओ? घन। ये किसका बना है बताओ? घन का बना है। किसका बना है? घन का बना दिया। और घन आप दिख रहा हो क्या कि ए बी सी के बराबर होता है, और साथ बात अल्फा बीटा और जो गामा है ना वो एक दूसरे के 90 डिग्री पे है। 90 डिग्री मतलब परस्पर लंबवत है, हाँ या ना? परस्पर लंबवत है। एक क्रिस्टलीय जालक की एक छोटे से टुकड़े को हम लोग क्या बोल रहे हैं? एकक कोष्टिका। इसका गुण क्या बताओ? तीनों विमाएं, विमाएं मतलब भुजा की लंबाई, रेखाएं लंबवत हो भी सकती है और नहीं भी है। तो मैंने बता दिया लंबवत वाला। एक एग्जाम्पल आपको बताएंगे जो लंबवत नहीं हो सकता। ठीक है, आप इसके पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बात करते हैं। आइए आगे देखते हैं हेडिंग। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एकक कोष्टिका। एकक कोष्टिका क्या बताएं? क्रिस्टलीय जालक का एक छोटा सा भाग को हम लोग कहते हैं एकक कोष्टिका। मैंने अब थोड़े पहले बताया था क्या कि क्रिस्टल तंत्र मूल रूप से 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 7। ठीक है, कितने? 7। जो कल बिहार बोर्ड का पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आया भी था कि क्रिस्टलीय तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो 7 प्रकार के होते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे क्या है कि ठोस कितने प्रकार का है, तो 2 प्रकार का। कौन कौन सा? क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो ठोस 2 प्रकार का है। लेकिन अगर ये पूछेगा क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार का, तो 4 प्रकार का है। आयनिक, धात्विक, सहसंयोजक और आणविक ठोस। ठीक है, अब आपसे पूछे क्या क्रिस्टलीय तंत्र कितने प्रकार? तो 7। अब अगर गौर से देख रहे होंगे ना, हम 7 प्रकार का तंत्र बना रखे हैं और 7 संरचनाएं एक दूसरे से अलग अलग है।
सातों संरचनाएं एक दूसरे से अलग अलग है, लेकिन इन सातों को हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। हमें सिर्फ पढ़ना कितना बताओ, सिर्फ घन के बारे में पढ़ाई करना है, इसलिए हम सब पे फोकस नहीं करना। बस मैंने डायग्राम बना के ये बता दिया है कि क्रिस्टल तंत्र 7 कौन कौन से हैं, ठीक है। हम पढ़ देते हैं। पहला है घनीय, इसमें ए बी सी यानी यहाँ पे भुजा की लंबाई तीनों बराबर होती है, और जो इनका कोण होगा ना अल्फा, आपसे हम थोड़े पहले बताया था ना कि एक कोष्ठक में कुल 6 पैरामीटर है, ए बी सी भुजा की लंबाई और कोण उनके बीच का। तो घन में क्या होता है, भुजा की लंबाई ए बराबर बी बराबर सी होता है, और अल्फा बीटा गामा जो होता है 90 डिग्री के बराबर होता है। दूसरा क्या लिखा है, द्विसंबल पाक्ष, द्विसंबल पाक्ष। यहाँ पे ए बराबर बी तो होता है, ए और बी बराबर होता है, बट सी बराबर, डायग्राम से दिख भी रहा होगा, सी बराबर नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, अल्फा बीटा गामा सभी, अल्फा बीटा गामा सब के सब 90 डिग्री पे होता है, ठीक है। ये विषमल पाक्ष। यहाँ क्या है, ए बी और सी तीनों भुजाएं की लंबाई एक दूसरे से अलग अलग है, और अल्फा बीटा गामा, लेकिन यहाँ पे सभी कोण एक दूसरे के 90 डिग्री पे है। ये बोर्ड मेरा ना 2 डायमेंशन है, ठीक है, बात को थोड़ा समझेंगे। ये बोर्ड हमारा 2 डायमेंशन है, तो इसमें 3 डायमेंशन बनाया तो थोड़ा सा शायद समझने में दिक्कत होगा कि कुछ तो आप यहाँ पे उंगली उठाओगे, सर ये तो 90 समझ में आ रहा है, ये 90 कैसे हो सकता है। तो बाबू एक क्यूब देखा होगा ना, क्यूब जिसको हम लोग रंग वाला जो मिलाते हैं, वो एक क्यूब है, जिसको रंग नहीं मिलाते हम लोग, बहुत सारा होता है, रंग एक तरफ लाने की कोशिश करते हैं, देखना वो सभी एक दूसरे के 90 डिग्री पे। थोड़ा सा बोर्ड हमारा 2 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन बनाने की हम कोशिश की ताकि आपको समझ में आ जाए। चौथा क्या है, षष्ठकोणीय। षष्ठकोणीय यहाँ पे अल्फा ए बराबर बी तो होता है, ए और बी क्या होता है, बराबर होता है, परंतु सी बराबर नहीं होता। यहाँ पे ए और बी का जो एंगल होता है 90 डिग्री होता है। देखो ये 90 डिग्री हो सकता है, सॉरी अल्फा बीटा जो होता है 90, ये आपको 90 डिग्री दिख रहा है, ये भी 90 डिग्री हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अल्फा और बीटा जो है 90 डिग्री है, परंतु गामा 90 डिग्री नहीं, वो कितना 120 डिग्री, एक कोण यहाँ पे 120 डिग्री का, ठीक है। अच्छा ये और ये दोनों सेम ही है, खाली अंतर पता है कहाँ पे, ये एक दूसरे के परस्पर लंबवत है, और ये लंबा नहीं टेढ़ा है। लंबा नहीं क्या, टेढ़ा है। इसको क्या बोलते हैं, त्रिसमन्ताक्ष, त्रिसमन्ताक्ष। क्लास 10th में ना आप लोग पढ़ाओगे स्क्वायर, मतलब वर्ग, याद करा दे, वर्ग आप ऐसे पढ़ो, क्लास 10th में वर्ग पढ़ा होगा ऐसे, और एक ऐसे पढ़ा होगा। यहां भी भुजा की चारों भुजाएं बराबर, और यहां भी चारों भुजाएं बराबर है, परंतु इन दोनों बेसिक अंतर क्या बताओ, इस दोनों बेसिक अंतर ये है कि यहां पर सभी एक दूसरे के क्या है 90 डिग्री कोण पे, परंतु ये नहीं है। यही चीज बस ये 2 डायमेंशन में, इसी का 3 डायमेंशन लेके आ जाओ बस। तो इसका नाम क्या, त्रिसमन्ताक्ष। यहाँ पे ए बी सी बराबर, जैसे यहाँ है ना भुजा की लंबाई बराबर होती है, यहाँ भी भुजा की लंबाई बराबर है, परंतु अंतर क्या इनके कोण का, ये सब 90 डिग्री पे, ये 90 डिग्री पे नहीं, बस यही इसी का त्रिविमा है ये, ठीक है। त्रिसमन्ताक्ष ए बी सी बराबर, परंतु ए अल्फा बीटा गामा जो है 90 डिग्री के बराबर, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा होगा, लेकिन ये तीनों 90 डिग्री के बराबर नहीं हो सकता, ठीक। एक एकंताक्ष, यहाँ पे ए बी सी तीनों बराबर नहीं है, ए बी सी। अब बोलोगे सर क्या इन तीनों में आपको कुछ दिख रहा है, इसी का थोड़ा लंबा वर्जन, ये चरखूट है ना, इसका तो एक लंबा वर्जन ले लो, समझाते कैसे। जो तुम लोग घनाभ कहते हो ना, घनाभ कुछ वैसे ही दिख रहा है, घनाभ जैसा लंबा वर्जन। इस केस में क्या बताओ, चरखूट दिख रही है, तो चरखूट मतलब लेंथ, चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई तीनों बराबर है। इसमें क्या है, आधार वर्ग जैसा है, आधार जी कैसे बताओ, वर्ग जैसा, यानी कि ए और बी बराबर, लेकिन ऊंचाई बदल गया, ठीक है। ये क्या बताओ, ये लंबा हो गया, ये देख कैसे, ये ऊंचा था ना ऐसे, ये मान लो मेरा हाथ है, ये ऐसे फोल्ड करके चौड़ा, थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, चलो ऐसे हो गया, और ये लंबा है ऐसे करके। इस केस में क्या बताओ, ये लंबाई में ऐसे था, ऐसे, सॉरी ऊंचाई कहेंगे ना इसको ऊंचाई कहेंगे। ये कैसा आधार है बताओ, वर्ग जैसा है, नीचे आधार वर्ग है, ऊपर वर्ग है, लेकिन ऊंचा हो गया,
ऐसे। कोई देखा कोई पतला सा बिल्डिंग ऐसे लंबा खड़ा होता है, और लंबा भी नहीं है, पतला सा छोटा सा खड़ा। एक मान लो एक घर बना है, उसी घर पे घर के ऊपर घर बनाते चल जाओ। एक घर है छोटा सा, उसके घर के ऊपर घर बना दो, देख लंबा सा दिखेगा वो। ये है, ये कैसे बताओ? एक लंबा सा दीवार, मतलब नहीं होता किसी का 6 फीट का जमीन है ऐसा चौड़ा सा, और लंबाई बहुत बड़ा सा है, ये वाला हो सकता है। ठीक है, समझा रहे कैसा दिख रहा होगा, 3D कैसा दिख रहा होगा। ये तो एक आपका घर का जो कमरा है ना, एक छोटा सा कमरा दिख रहा होगा, वो घर जैसा दिख जाता है। ये मैंने क्या बोला, एक घर नीचे है, उसके ऊपर एक और घर बना दो, उसके ऊपर एक और बना दो, उसके ऊपर एक और घर बना दो, ये बन जाएगा। ये क्या है, चौड़ाई 6 फीट, लंबाई बहुत लंबा नहीं होता है, 20 फीट 50 फीट लंबा है, 6 फीट चौड़ाई है, 50 फीट लंबा है, कुछ ये दिखेगा। ये तो आपको पता है। ये इसी का भाई है, बस टेढ़ा है थोड़ा सा। ये क्या बताओ, ये इसी का भाई है, मतलब एक के ऊपर एक, लेकिन दीवार थोड़ा सा क्या है, टेढ़ा है। और ये इसी का भाई है, लंबा है नहीं तो दीवार टेढ़ा चला गया, मतलब ये इसका भाई है, ये इसका भाई है, ये इसका भाई है, ये इसका भाई है। अंतर खाली क्या है पता चला, ये तो टेढ़ा होकर जा रहा है, क्या होकर जा रहा है, टेढ़ा होकर, इसलिए तो 90 डिग्री नहीं है। यहाँ देखो ये तीनों 90 डिग्री है, अल्फा बीटा गामा 90, अल्फा बीटा गामा 90, अल्फा बीटा गामा 90। यहाँ देखो ये तीनों 90 डिग्री नहीं, ये तीनों 90 डिग्री, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये है, लेकिन थोड़ा पीछे वाला क्या है, ऐसे आगे सीधा है, अब पीछे सब टेढ़ा होते चला गया। तो अल्फा बराबर गामा 90 डिग्री, लेकिन बीटा तुम्हारा 90 डिग्री नहीं है। ठीक है, तो ये कुल 7 प्रकार के क्या होता है बताओ, 7 प्रकार क्या होता है, क्रिस्टल के तंत्र होते हैं। अब हम यहाँ पे एक बात और बताएंगे। एक वैज्ञानिक है, इसका नाम है ब्रेवियस। क्या नाम है, ब्रेवियस, एक फ्रांस का गणितज्ञ, फ्रांस का। वो क्या कहता है कि हम क्रिस्टलीय जाल को 14 प्रकार से सजा सकते हैं, 14 प्रकार से। कितने प्रकार से, 14 प्रकार से। वापस आते हैं, ठोस 2 प्रकार का, क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार का, क्रिस्टल तंत्र 7 प्रकार। ये मूल है, मूल। अब हम इसके अंदर बदलाव करते चले ना, इसके अंदर कुछ बदलाव करते चलेंगे, इसके अंदर बदलाव करते जाएंगे, तो हमें कुल 14 प्रकार का अलग अलग संरचना मिलेगा। कितना मिलेगा, कुल 14 प्रकार का संरचना मिलेगा, अकॉर्डिंग टू फ्रेंच मैथमेटिशियन, यानी कि फ्रांसीसी गणितज्ञ के द्वारा कुल 14 प्रकार के क्रिस्टलीय जालक होते हैं। ये याद रखिए, कुल 14 प्रकार के क्रिस्टलीय जालक होते हैं। किसके अनुसार, किसके अनुसार, फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्रेवियस के अनुसार कुल 14 प्रकार के क्रिस्टलीय जालक होते हैं। ठीक है, क्रिस्टल तंत्र 7। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, एक कोष्टिका को लेकर। हमारे सिलेबस में 7 तो नहीं पढ़ना है बाबू, सिर्फ एक को बताएंगे, एक को समझा देंगे, उस हिसाब से बाकी के बारे में जान लीजिएगा। ठीक है, हमारे सिलेबस सिर्फ घन है, तो हम सिर्फ घन की बात करेंगे, बाकी को इग्नोर मार लेते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए आगे देखते हैं। हेडिंग के एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या। एकक कोष्टिका में कितने कण होते हैं। ठीक है, तो पहले वाला हेडिंग क्या है, साधारण एकक कोष्टिका। साधारण एकक कोष्टिका, उसी को हम लोग कहते हैं आग एकक कोष्टिका। आग नहीं, आग, आग एकक कोष्टिका। ठीक है, आग एकक कोष्टिका। देखो अब साधारण एकक कोष्टिका में आपको हम पहले ही बोले थोड़ी देर पहले का कि क्रिस्टल तंत्र 7 प्रकार के, लेकिन हमें जो पढ़ना है वो कौन सा है, कौन सा है, घन वाला। ठीक है, हम यहाँ पे आपको बता दें थोड़ा सा ताकि आपको याद रहेगा, मैंने लिखा नहीं है। फ्रांसीसी गणितज्ञ के अनुसार क्रिस्टलीय जालक 14 प्रकार का होता है। ये याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन यहां से बन सकता है। ठीक है, 14 कैसे बनेंगे, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूंगा, पढ़ना तो नहीं लेकिन हम पढ़ लेते, थोड़ा बताएंगे। हमें पढ़ना खाली घन वाला है, ठीक है ना। उसमें से किसका पढ़ होता है, साधारण एकक कोष्टिका। अब पता है इस एकक कोष्टिका में होता है कि यहाँ पे कणों को ना सिर्फ 8 कोना पर रखते हैं,
बात को घुसे दिमाग में। साधारण एकक कोष्ठिका में जो कण होता है उसको हम सिर्फ 8 कोना पे रखते हैं। कहाँ रखते हैं? 8 कोना पे रखते हैं। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब अपने घर में को देखो ना, उसमें 8 कोना होगा, 4 नीचे और 4 ऊपर। यहाँ पे हर एक बिंदु किसको सूचित करता है? हर एक बिंदु सूचित करेगा अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है या आयंस हो सकता है। अब ये सब बना कैसे, मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया देते हैं। यहाँ पे मैं बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ, ये वास्तव में कैसे बना होगा। आपको ये दिख रहा है क्या? ये एक्चुअली में ये 4 मिल करके ना ये नीचे वाले बनाते हैं, यानी ये प्रथम सतह है, फर्स्ट लेयर, और ये चारों मिलके सेकंड लेयर बनाएंगे। अब आप बोलोगे सर आप जो संरचना बनाए ना, जो गोलाकार, वो बड़ा छोटा है, तो आप इसके लिए सॉरी बोलते हैं। थोड़ा बहुत बड़ा हो सकता है, बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन आप ये मान लीजिए कि सब बड़ा बड़ा आकार के, ठीक है, इसके लिए मैं सॉरी बोल सकता हूँ। अब बात को समझिएगा क्या, ये 4 नीचे वाला, ये 4 ऊपर वाला है, इसको इसके ऊपर उठा कर रख दो तो हमें एक घन पक्का मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ? तो इमेजिन कर सकते, एक कण यहाँ है, दूसरा कण यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है, 5वां यहाँ है, 6ठा यहाँ, 7वां यहाँ और 8वां यहाँ। अच्छा, रियलिटी में सब एक दूसरे को टच कर रहे हैं, यहाँ नहीं कर रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वास्तव में ये सभी एक दूसरे को क्या करे, टच, छू रहे, दिख रहा होगा। मुझे एक बात बताओ, अगर आपसे कोई पूछेगा क्या कि यहाँ पर भुजा की जो लंबाई है ये a, ये किसके इक्वल होगा? तो 2r के इक्वल होगा। आपको साफ साफ दिख रहा है क्या? ये r और ये r, यहाँ पे a बराबर क्या होगा? 2r। तो प्लीज इसका ध्यान रखेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए। क्या पूछ लेगा बताओ? साधारण एकक कोष्ठिका में a भुजा की लंबाई और कणों की त्रिज्या में संबंध क्या है? तो यहाँ पे a बराबर क्या है? a भुजा की लंबाई है और r क्या है? कणों का त्रिज्या, कणों का त्रिज्या। ये मैंने अलग से बता रखा है। मैं बाबू फिर से बोल रहा हूँ, ये जो संरचना है ना इसका है। यहाँ बोले सर आप तो दूर दूर बनाए, बस ऐसे ही बनाए, लेकिन वास्तव में आप देखो ये चारों वास्तव में क्या कर रहा होगा? छूड़ा होगा। अगर पता है क्यों नहीं बनाया? इसमें बड़ा बड़ा बनाएंगे ना तो थोड़ा सा गंदा दिखेगा, इसलिए हमको साइड से समझा दिए, इसको ऐसे समझा दिया, ठीक। तो a बराबर क्या होगा बताओ? 2r। बात को समझ में आ रहा है? थोड़ा सा कल्पना करिएगा, इसको बड़ा कर देगा ना, तनी सा बड़ा तो दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं, नहीं बनेगा, बन जाएगा बिल्कुल। अलग से समझा दिया ना, यही तो है। इसको इसके ऊपर उठा कर रख दो, 4 गुण नीचे है, 4 गुण ऊपर है, ये बन जाएगा। तो a बराबर क्या है? 2r। लेकिन हम लोग का हेडिंग क्या है? एकक कोष्ठिका में कणों का संख्या। एक बात बता बाबू, इसमें आपको फिर से बोल रहे हैं, साधारण एकक कोष्ठिका में कण कहाँ रखते हैं? खाली 8 कोना पे रखते हैं। कितना रखते हैं? 8 कोना पे रखते हैं। तो यहाँ पर कणों की संख्या कितनी है? हमें ट्राई निकालना क्या है? कणों की संख्या। कौन सा? वास्तविक कणों की संख्या कितनी है? इसको सूचित हम करेंगे z से, इसको सूचित हम करेंगे z से, z। अब गौर से देखिए, कुल कण कितना दिख रहा है? 8। लेकिन इसका आंसर 8 नहीं है। यहां पर कुल कण कितना दिख रहा है? 8 दिख रहा है, लेकिन यहां पर 8 आंसर नहीं होगा, यहां आंसर होगा 1। तो साधारण एकक कोष्ठिका में कुल कणों की संख्या 1 होती है। अगर एग्जाम में पूछेगा कि साधारण एकक कोष्ठिका में कणों की संख्या कितनी होती है, तो आपको पक्का ऑप्शन में 8 भी रहेगा, लेकिन आपको टिक किस पे करना है? 1 पे टिक करके जाना है। सर ये क्या बोलती है? तो समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया। आपको इतना पता है ना कि एकक कोष्ठिका क्या है? क्रिस्टल जाल का एक छोटा सा टुकड़ा, ठीक है। आप यहां से कुछ मेरे ख्याल से आप समझ पा जाओगे। ये दिख रहा है, ये कण दिख रहा है क्या? ये वाला कण। अच्छा एक बात बताओ, इस कण का कौन सा हिस्सा इस वाले एकक कोष्ठिका में है? बताओ कौन सा हिस्सा है? तो बोलेंगे सर अगर हम इस हिसाब से देखें तो ये तो 1/4 है। नहीं, 1/8वां हिस्सा है, 1/8वां हिस्सा। सर ये कैसे बोल रहे हैं? समझो, आप पकड़ नहीं पा रहे हो, हम आपको समझाते हैं। अच्छा ऐसे समझिए, आप जिस कमरे में बैठे हो ना, जहां बैठ के पढ़ रहे हो, उस घर को ना एक घन मान लो, उस कमरा को घन मान लो, ठीक है।
और अपने कमरे के एक कोने को देखो, पिलर घर में होगा ना, उसके कोने को देखो। जिस कमरे में आप हो ना, वो आपका एकक कोष्ठक है, आपका। ठीक वैसा ही घर बगल में बन सकता है, वैसा ही कमरा हो सकता है। और ठीक एक ये वाला कमरा जिसमें आप हो, एक उसके बगल वाला, और एक आपके पीछे वाला, जिसमें मेरा दीवार दिख रहा है ना, एक जिसमें हम हैं, एक बगल वाला, एक मेरे पीछे वाला, और एक उसके पीछे वाला। तो उस कोना कितने भाग में बटा? 4 भाग में बट गया। यानी उसी कोना पे 4 गो कमरा तैयार होगा। अब दुतल्ला के बारे में सोचो तो वो कोना में कई गो घर बन गया? 8 गो। वो जो कोना है ना, 8 कमरे में बट गया। तो अब वो ऐसे ही सोचो कि वहाँ एगो कण रख देंगे ना, कण परमाणु, उसका 8 टुकड़ा होगा। कितना टुकड़ा होगा? 8 टुकड़ा। यानी एक कण कितना टुकड़ा में बटा बताओ? 8 टुकड़ा में बना है। तो एक कण कितना टुकड़ा में बटा बताओ? 8 टुकड़ा में बटा है। तो हमें कितना मिला? मतलब हम जिस कमरे में है उससे ना मतलब है जी, उस कण का हमें कितना हिस्सा मिला, कि हमको सबसे थोड़ी मतलब है। हमको क्या मतलब? जिस कमरे में हम है, जिस एकक कोष्ठक में हम हैं, हमें उसका कौन सा हिस्सा मिल रहा है? तो हमें उसका 1/8वां हिस्सा मिल रहा है। तो यही काम तो हर एक कोना पे ना होगा। तो 8 गुणे 1/8, यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आप जो यहाँ देख रहे हो ना एक चौथाई बाबू, ये आप खाली फ्रंट वाला हिस्सा देख रहे हो। एक नींबू देखो ना ऐसे गोल करके ऐसे, तो आप खाली ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हो। कौन सा हिस्सा नहीं देख पा रहे हो? नीचे वाला। इसको ऐसे काट, देखो ना, बीच से काट दो ऐसे नींबू को, तो आप खाली ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हो, नीचे वाला देख ही नहीं रहे हो। तो इसके ये गोल है ना ऐसे करके, तो हमें सब देखना है। 3 आपको याद है ना, क्रिस्टलीय जालक किसे कहते हैं? त्रिविमीय संरचना। कौन संरचना? त्रिविमीय, मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब देखो। पकड़ में आ रहा है? कोना से 8 कमरा बना होगा। एक जिसमें तुम हो, उसके एक बगल वाला, उसके एक पीछे वाला, एक उसके पीछे वाले से, 4 और 4 दुतल्ला पे। तो एक कण 8 भागों में बट रहा है। तो हमें क्या मिलेगा? उसका 8वां हिस्सा मिलेगा। और टोटल कितना कोना है? 8 कोना। तो हर एक कोना सही ना होगा, तो 8 गुणे 1/8, कणों की संख्या कितनी होगी? 1। बात समझ में आ रहा है कि नहीं यार? तो ये था साधारण एकक कोष्ठिका या आघ एकक कोष्ठिका के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। पहला क्या है बताओ? a = 2r। दूसरा, यहाँ पे कणों की संख्या कितनी है? 1। ये ना याद रखिएगा, न्यूमेरिकल बनाने में काम आएगा। दूसरी बात, आघ एकक कोष्ठिका में कण कहाँ रखते हैं? सिर्फ कोना पे। यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, इस एकक कोष्ठिका में कणों को सिर्फ 8 कोनों पर रखते हैं। इसका ध्यान रखेंगे। कहाँ रखते हैं? सिर्फ 8 कोनों पर रखते हैं। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम थोड़ा सा कुछ बात और बताएंगे। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए आगे देख लेते हैं। ये क्या बताओ? केंद्रित एकक कोष्ठिका। इसके पहले वाला क्या था? आघ एकक कोष्ठिका। मतलब वहां पे कण कहाँ था? खाली 8 कोना पे था। अब यहाँ पे केंद्र में आएगा। ठीक है, तो यहाँ एक का नाम है BCC, एक का नाम है FCC, एक का नाम है ECC। शॉर्टकट में मैं उसका फुल फॉर्म भी लिख दे रहा हूँ। BCC का फुल फॉर्म हो जाएगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, BCC यूनिट सेल। यूनिट सेल मतलब एकक कोष्ठिका, इसको बोलते हैं यूनिट सेल। इंग्लिश में इसको बोलेंगे सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या बोलेंगे? सेंटर्ड। इसका क्या हो जाएगा? इसका एक नाम और है, CCP भी है। तो इसका हो जाएगा फेस F सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसका हो जाएगा क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। ठीक है, इसका होता है इंड सेंटर्ड। इसका क्या होता है? इंड सेंटर्ड। ये पढ़ना नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है, खाली बता दें। इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, पढ़ लेते हैं। देखिए, इसमें पहले वाले में और इसमें क्या अंतर है? इसमें क्या होता है कि कण कहाँ रखता है, कण कहाँ पाया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं।
अभी कर्ण आपको कहाँ दिख रहा है? सिर्फ 8 कोना पे दिख रहा है, लेकिन एक कर्ण कहाँ रहेगा? बॉडी के बीच में रहेगा। कहाँ रहेगा? बॉडी के बीच में। इसको हिंदी में कहते क्या? अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। ठीक, अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। ठीक है, इसका वास्तविक कर्ण कितना होगा? वास्तविक कर्ण कितना होगा, यानी जेड कितना होगा? तो आराम है निकालने का। 8 कोना से 8 कोना पे है ना, इसमें और उसमें क्या अंतर बताओ? आग में क्या था? कर्ण खाली 8 कोना पे था, यहाँ का 8 कोना के अलावा एकक कोष्ठिका के बीच में है। अब तुम समझो, 8 कोना वाली बात तो तुमको समझ में आ गया था कि 8 कोना से हमें मिला था उसका 1/8 हमेशा। अब एक होता, एक हम क्या करते हैं? बॉडी के बीच में रख देते, यानी कि जिस कमरे में तुम हो ना उसके बीच में रख दिए ना। अब बताओ, जिस कमरे में तुम हो, क्या उस कर्ण को पड़ोसी वाला ले सकता है? नहीं। ऊपर वाला ले सकता है? नहीं। बगल वाला ले सकता है? नीचे वाला ले सकता है? नहीं। तो ये अकेला किसका हुआ? तुम्हारा हुआ, तुम ले लो। यानी इसका कोई बंटवारा नहीं हो रहा। जब इसका कोई बंटवारा ही नहीं हुआ तो वो कर्ण किसका होगा? तुम्हारा। बताओ, वो अकेले तुम्हारा हो गया। तो यहाँ पर z का मान कितना होगा? 2। सर थोड़ा सा और क्लियर करेंगे? हाँ, समझो कैसे। यहाँ कुछ ऐसे समझो, ये 4 नीचे वाला है, ठीक है। अब इस चारों के ऊपर ना एक कर्ण रखा गया, ये वाला। अब 4 नींबू ले लेना घर बैठ के ना, अपने पास एक 9 नींबू ले लेना, 4 नींबू ले लेना। अब गोली भी खेलोगे ना ऐसे कच्चा, 4 गोली लेना या नींबू लेना। अब उस चारों के ऊपर एक रखेंगे, ऐसे बैठाएंगे और उसको थोड़ा सा धंसा देंगे ताकि गिरेगा नहीं। बाबू जैसे ही धंसाएंगे ना, जैसे इसको इसके अंदर धंसाएंगे तो इनके बीच में थोड़ा सा क्या हो जाएगा? जैसे ये 4 ऐसे सटा होता है, ऐसे देखो सटा है ना। अब जैसे ही एक को रखेंगे इसके ऊपर, थोड़ा सा इसके बीच में क्या आ जाएगा? बताओ क्या आ गया? गैप आ जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर बीच में धंसाएंगे तो गैप आ जाएगा। तो इस गैप का मतलब बताया क्या हो गया? इस गैप का मतलब ये होगा कि यहाँ जो त्रिज्या होगा r, यानी a बराबर 2r नहीं होगा। देखो तो यहाँ पर a का जो मान होगा वो 2r से ज़्यादा होगा। क्या होगा? a का मान जो होगा 2r से ज़्यादा होगा। अब आपको सोचना है सर ये कितना होगा? आपको समझ में आ रहा है कैसे बोल रहे हैं? a का मान 2r से ज़्यादा होगा। अब शर्त ये कि कितना ज़्यादा होगा ये आपको समझ लेना है। हम बता दें कितना होता है डायरेक्ट। यहाँ a बराबर 4r/√3 होता है। कितना होता है? a बराबर 4r/√3 होता है, ठीक है। तो इसके बारे में ना किसमें दूसरे वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल अभी ध्यान रखना कि यहाँ z का मान 2 होता है और a का मान 4r/√3 होता है। अभी फिलहाल इतना समझो, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे यही वाला चीज़। एफसीसी में क्या होता है? अच्छा सॉरी, एक बात और बताना भूल गए। ये जो ब्लू वाला है ना, ये पहला लेयर है, फर्स्ट लेयर, और ये जो ग्रीन कलर से दिए है ना, ये तुम्हारा है सेकेंड लेयर। अच्छा देख, 1 2 3 4, ये 4 नीचे वाला, उसके ऊपर एक ठो, चारों के ऊपर, और फिर क्या बताओ? ये 4, ये कौन सा बताओ? इसके ऊपर। यानी अगर हमको रखना हो तो 4 को ऊपर से और रखेंगे तो कितना हो जाएगा? थर्ड लेयर आ जाएगा, ठीक है। तो 8 कोना के अलावा कहाँ रख रहे हैं बताओ? एगो बीच में रख रहे हैं। इसमें देखो क्या होता है, इसमें क्या होता है? कर्ण को कहाँ रखते हैं? 8 कोना पे तो रखबे करते हैं, साथ में कहाँ रखते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कोना पे दिख रहा है ना। तो इसका z कितना होगा? तो 8 गुणे 1/8, कोई दिक्कत नहीं, प्लस इसमें फेस कितना दिख रहा है? फेस, फेस मतलब फलक।
8 गुणे 1/8। चलो ये तो समझ में आ रहा। यहाँ पे क्या करता है, लिख रहा है, इसका हिंदी क्या होता है, फलक, केंद्रित, इसको हिंदी बोलते हैं फलक। फेस मतलब फलक, सेंटर मतलब केंद्रित, घनीय एकक कोष्टिका। फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका। यहाँ कण कहाँ रखेंगे, 8 कोना पर रखेंगे, ठीक। उसके अलावा 6 ठो फलक, फलक मतलब फेस। तो एक घर में कुल 6 फेस होता है। कैसे, एक तुम्हारा बोर्ड दिख रहा होगा, एक, फिर सामने वाला दीवार 2, बगल वाला दीवार 3, ये वाला दीवार 4, एक ऊपर वाला और एक कहाँ है, नीचे वाला। अब एक कण यहाँ रख दो, एक कण यहाँ रखो, एक कण नीचे रखो, एक कण ऊपर रखो, एक सामने रखो, सामने वाला दीवार, और एक पीछे वाला दीवार। कौन कौन सा, एक इधर, एक इधर, एक उधर, एक इधर, एक ऊपर और एक नीचे। मुझे एक बात बताओ बाबू, आराम समझना, मतलब एक कण ना कहाँ रखा गया, 8 कोना पे है, ठीक है। और कहाँ रखा गया, और रखा गया, एक दीवार दिख रहा है आपका घर का दीवार, वो दीवार कितने भाग में बट रहा है, उस दीवार से कितना कमरा बनाया गया, 2 कमरा। यानी हमें क्या मिलेगा उसका 50% हिस्सा, यानी कितना हिस्सा यूज कर पा रहे बताओ, आधा हिस्सा हम यूज कर पा रहे हैं और आधा हिस्सा बगल वाले। यानी कि एक फलक पे अगर कोई कण रख देंगे, यानी यहाँ पे हम कोई कण रख दिए हैं, तो उसका हम खाली कौन सा हिस्सा यूज, अच्छा कितना फलक है, 6 फलक, और हमें हर एक फलक का कितना हिस्सा मिल रहा है बताओ, 1/2 हिस्सा, मतलब आधा हिस्सा मिल रहा है। कोई दीवार है ना, दीवार मतलब कोई घर है ना, कमरा, अब उस कमरे में तो दीवार पक्का हुआ, तो उस दीवार से हम 2 घर बना सकते हैं, एक तो जिसमें आप हो और एक बगल वाला। तो उस दीवार का हम कौन सा हिस्सा यूज कर पाए बताओ, 50% हिस्सा, यानी कि 1/2। तो यहाँ से मिलेगा 1 और यहाँ से मिल जाएगा 3। यहाँ पे जेड का मान 4 होगा। कितना होगा, जेड का मान 4। और यहाँ पे जो ए और आर में संबंध होता है, ये होता है ए बराबर 2√2r होता है। बस इतना ध्यान रखेंगे, ए बराबर 2√2r रखते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, आप समय पहले बोलते ना, ब्रेवियर जालक 14 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 14 प्रकार का। अच्छा, मूल तंत्र याद है 7 प्रकार का। वहाँ पे खाली कण कहाँ रखा गया था, 8 कोना पे रखा गया था ना। अब बताओ कहाँ रखा गया, एक बीच में, फिर कहाँ रखा गया, फलक के बीच में। समझ में आ रहा है कि, यानी कि ये भी तो एक अलग प्रकार हो गया। 8 कोना पर रखे, वो एक हो गया, ये दूसरा प्रकार, ये तीसरा प्रकार, वो कौन होगा, चौथा प्रकार। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर a बराबर 2√2r। तो मैं किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि a बराबर 2√2r आया कैसे, और मैं थोड़ा सा और डीपली बताऊंगा, अलग से बताना होगा। तो थोड़ा सा सब रखिए, पेशेंस रखिएगा। a बराबर 2√2r कैसे आएगा वो बताएंगे। और हाँ, यहाँ पे भी और भी चीज़ बतानी, समन्वय संख्या कितना होता है, इसका 8 होता है, इसका 12 होता है, कैसे होगा अगले वीडियो में बताएंगे, अभी नहीं। यहाँ फिलहाल देख लो क्या होता है, ईसीसी का मतलब क्या होता है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन खाली थोड़ा सा बता दे रहे हैं। ईसीसी में क्या होता है, कणों को 8 कोना पर रखते हैं, कणों को 8 कोना पर रखते हैं। उसके अलावा कहाँ रखते हैं, उसके अलावा रखते हैं किसी 2 विपरीत फलक पे, कणों को किसी 2 विपरीत फलक पर रखते हैं। 8 कोना के अलावा कहाँ रखेंगे, किसी 2 विपरीत फलक पे। तो जेड कैसे निकालेंगे, 8 कोना का 1/8 और 2 विपरीत फलक। और आपको पता हर एक फलक से हमें कितना मिलेगा, 1/2 भाग। तो हमें आंसर कितना मिलेगा बताओ, 1 + 1 यानी 2 आ जाएगा। यहाँ जेड का मान कितना आता है, 2 आता है। कितना आता है जेड का मान, 2 आता है। यह सिलेबस में नहीं है लेकिन बता दें कि जेड का मान कितना आएगा, यहाँ पे 2, यहाँ जेड का मान कितना आ रहा है 4, यहाँ जेड का मान कितना आ रहा है 2। एग्जाम ऐसे पूछेगा कि साधारण एकक कोष्टिका में कणों की संख्या कितनी है, तो 1, बीसीसी में कितना है 2, एफसीसी में कितना है 4, ईसीसी में कितना है 2। ये खैर पूछे, कभी आज तक नहीं पूछा, सिलेबस में ही नहीं, खाली इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बार बताओ, हम लोग कणों की सजावट कैसे कैसे कर रहे हैं बताओ, घन के ऊपर। एक हमको घन बनाना होगा, एक घन को सजाना है, तो कितने तरीके से सजा रहे बताओ, 4 तरीके से। कैसे, एक बार कहाँ रखे कण, खाली कोना पे रख लिए, चलो ठीक है। अब कहाँ रख रहे बताओ, 8 कोना पे रखने के बाद बीच में रख दिए। 8 कोना पे नहीं होता है, सॉरी, 4 गो ऊपर रख दिए, 4 गो नीचे रख दिए, बीच में को रख दिए। और बताओ तीसरा तरीका, एगो फेस इधर है, एगो फेस इधर है, फलक, एगो फेस इधर है, एगो फेस इधर है, एगो ऊपर एगो नीचे, मतलब घर। अब उन हर एक दीवार के एगो बीच में चिपका दिए। तो ऐसे तरीके से क्या कर रहे, एगो घन को सजाया जा रहा है।
तो कणों की संख्या कुछ दिख रहा है अलग, लेकिन आ रहा है कुछ और। यहाँ अगर देखा जाए तो 14 का आंसर हो, क्यों 8 कोना पे 6 को फलक पे, तो कितना होगा 14, लेकिन 14 आंसर नहीं, कितना होगा 4। यहाँ कितना होना चाहिए था 9, कैसे 4 को ऊपर 4 को नीचे को बीच में, कितना होना चाहिए था 9, लेकिन है कितना आंसर 2। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अगले क्लास में आपको क्या पढ़ाएंगे बता रहे हैं, हेडिंग याद रखेंगे ये पढ़ने के बाद। अगले क्लास में आपको पढ़ाएंगे समन्वय संख्या। क्या पढ़ाएंगे, समन्वय संख्या, और उसी में बताएंगे आपको क्या कि ए और आर में संबंध क्या है। और वहाँ फिर से पढ़ाएंगे क्या कि जेड आपका 4 कैसे आ जाएगा, 2 कैसे आ जाएगा, थोड़ा सा और एक बार बता देंगे डिवीजन के तौर पे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। समन्वय संख्या निकालना सीखेंगे। फिर ए और आर में तो सीधे यहाँ फॉर्मूला पढ़ा दिया ना, ए बराबर 4r/3, ए बराबर 2√2r, ये फॉर्मूला सिर्फ है। लेकिन अगले वीडियो में आपको प्रूफ करेंगे, प्रूविंग देंगे कि कैसे ए बराबर 4r/√3 आएगा, ए बराबर 2√2r। वहाँ तो प्रूविंग का हो सकता नहीं थे, कहाँ पे ए बराबर 2r मुझे दिख रहा था, वहाँ प्रूविंग का हो सकती थी, यहाँ पे प्रूविंग का हो सकता है। इतना आपको पता है कि ए बराबर 2r नहीं होगा, उससे बड़ा ही होगा। कितना बड़ा होगा वो अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आज हम लोग क्या क्या पढ़ लिए बताओ, क्रिस्टलीय जालक और एकक कोष्ठिका। क्रिस्टलीय जालक किसे कहते हैं, जब कणों की त्रिविमीय संरचना बनाते हैं तो उसको हम क्रिस्टलीय जालक कहते हैं। छोटे से एक भाग को एकक कोष्ठिका कहते हैं। मैं स्टार्टिंग में टाइल्स वाला एग्जांपल लिया था, याद है। तो पूरे कमरे में पहले तो एक ही ना टाइल्स रखते हैं जी, तो वो होगा एकक कोष्ठिका। अब टाइल्स को रखते जाओ पूरा कमरा में फैला दो, पूरा फैल जाएगा ना, उसी को बोलेंगे क्रिस्टलीय जालक। उसके छोटे टुकड़े को हम क्या बोल रहे हैं बताओ, एकक कोष्ठिका कह रहे हैं। कुल क्रिस्टलीय तंत्र कितना होता है, मतलब मूल रूप से 7 प्रकार का। फ्रांसीसी गणितज्ञ क्या कहता है, क्रिस्टलीय जालक टोटल 14 प्रकार का हो सकता है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी एकक कोष्ठिका में कणों की संख्या आपको बता दिए। साधारण एकक कोष्ठिका में 1, बीसीसी में 2, एफसीसी में 4, ईसीसी में 2, ठीक है। उम्मीद करते ये वीडियो में आपके जितने डाउट होंगे सब क्लियर हो गए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ाएंगे आपको, समन्वय संख्या कैसे निकालते हैं और ए और आर में संबंध क्या है उसके बारे में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। रात का समय मन लगा के पढ़िए। ये जितने वीडियो बना रहे हैं ना 2024 में होने वाले एग्जाम के लिए बना, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा पढ़ने के लिए, ठीक है। बाय बाय।